तो स्टूडेंट्स वी वर डूइंग अबाउट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड लास्ट एविडेंस हमारा जो रहता था दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑल्दो दिस इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट छोटी छोटी सी एक जगह मतलब एवोल्यूशन वाले चैप्टर में नहीं दिया हुआ बट कहीं ना कहीं चैप्टर्स के बीच में छोटी छोटी सी लाइनें दी हुई है। ठीक है, तो इस कारण हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे तो आपको एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। तो embryological evidences. तो अर्नेस्ट हीकल ने ही proposed biogenetic law. Biogenetic law का एक दूसरा नाम है recapitulation theory also. और उसने 3 वर्ड्स दिए थे ontogeny, repeats, phylogeny. और आपको ये पता है कि ontogeny का क्या मतलब है, कई बार यही वर्ड्स आ जाते हैं। ontogeny का मतलब है डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, that is ontogeny. And what is phylogeny? Phylogeny is ancestral या हम कहेंगे evolutionary history, not ancestral, we say evolutionary history. So ontogeny repeats phylogeny means development of an organism repeats its ancestral evolutionary history. For example, अब हम एग्जाम्पल्स पे आए फिर लिखना। फॉर एग्जाम्पल दैट इज गिल स्लिट्स इन embryos of higher vertebrates such as mammals. जो मैमल्स है बेटा वो क्या है, वो मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर लैंड एनिमल्स, दे डू नॉट हैव गिल्स, तो उनमें तो गिल स्लिट्स होते ही नहीं है। ठीक है, दे हैव कौन सी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग बाय लंग्स, सो दे डोंट हैव गिल्स और गिल स्लिट्स। बट उनके एम्ब्रियोज में जब अर्ली एम्ब्रियो, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ऑर्गन्स बनने शुरू हुए, तो सबसे पहले एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स आई थी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मैमल्स जो है वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट से आगे डेवलप हुए। ठीक है, सो gill slits in embryos of higher vertebrates such as mammals shows their aquatic ancestry. तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो अपनी सारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिपीट करता है, फिश लाइक एम्ब्रियो, फिर एम्फिबियन लाइक एम्ब्रियो, जिस तरह से जिस जिस तरह से एवोल्यूशन हुई है वो सारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिपीट करता है और अल्टीमेटली मेमेलियन एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, फर्स्ट है ये। सेकेंड आ जाते हैं बेटा इन मॉसस। मॉसस थैलोइड मॉसस है, थैलस है या लीफी है। इन मॉसस द जुवेनाइल गेमेटोफाइट, थोड़ा सा याद करो अपना +1 का, जुवेनाइल गेमेटोफाइट क्या बोलते हैं जुवेनाइल गेमेटोफाइट को, इट इज प्रोटोनीमा। याद आया बेटा? यस मैम। स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनाते हैं। तो इन मॉसस द जुवेनाइल गेमेटोफाइट दैट इज प्रोटोनीमा इज फिलामेंटस, किसकी तरह से, फिलामेंटस लाइक एल्गी। ठीक है, विच शोज algal ancestry,
algal ancestry of bryophytes. Another example, tadpole larva of frog. ठीक है, ये क्या है बेटा? It is aquatic, like fishes, respire या breathe by gills, like fishes, has lateral line sense organs, like fishes. So larva is like fishes, whereas adult is amphibian, but larva is like fishes. हम कहेंगे like fishes. This further shows that amphibians, they arise from fish-like ancestors. Right? लिखो पहले ये करो फटाफट से, फिर हम और करते हैं. ठीक है, एक तो हमने किया बेटा बायोजेनेटिक लॉ, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में ही सेकंड आ जाता है बेटा रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन या डेवलपमेंट. या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. दिस इज इन केस ऑफ, एग्जाम्पल आ जाता है बेटा हर्डमेनिया. जल्दी से बताओ कौन से ग्रुप का है हर्डमेनिया बेटा? दैट इज सब फाइलम. जल्दी से बोलो. यूरोकॉर्डेटा. कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम्स है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल है हर्डमेनिया. इसका जो लार्वा है, लार्वा हैज क्या क्या है? पोस्टेनल टेल है, कॉर्डेट कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ये भी एक कॉर्डेट कैरेक्टर है, एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड in tail of larva. This is also a chordate character. ये तीनों जो है वो chordate character है. बट जो इसका अडल्ट है बेटा, उसमें देखिए हम, ये सब मैंने +1 में बच्चे कराया हुआ है. अडल्ट हर्डमेनिया में क्या है? लूजेस टेल एंड नोटोकॉर्ड. टेल भी खत्म हो जाती है, नोटोकॉर्ड भी खत्म हो जाती है, नो फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये भी खत्म है. तो जो अडल्ट है वो कैसा है? इट इज नॉन कॉर्डेट लाइक. जो अडल्ट है वो नॉन कॉर्डेट लाइक है, लार्वा जो है वो कॉर्डेट लाइक है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉर्डेट कैरेक्टर्स इन लार्वा हर्डमेनिया, इट इज प्रेजेंट इन फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, दिस शोज. तो यहाँ पे क्या है, क्या इंफरेंस निकलता है? दैट लार्वा अंडरगोज कौन सी मेटामॉर्फोसिस? रेट्रोग्रेसिव.
larva undergoes retrogressive metamorphosis to form non-chordate like adult. ठीक है जी. So this is also an embryological evidences. Embryological या फिर you know the evidences from larva. Larva भी एक embryo की form आ जाती है. So embryological evidence. So this shows that Herdmania is a chordate, is an early chordate. This shows that, लिख लो, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं लिखवाती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि नोटोकॉर्ड है ना, ये रब हो गया. The taxonomic position, लास्ट में लिखो the taxonomic position. हमें एक आपने ये लाइन लिखवाई थी, दिस शोज दैट हार्डमेनिया. नहीं, हार्डमेनिया काट दो, दिस या ये लाइन ही काट दो. अब आप ये लिख लो जो मैं बताने लगी हूँ. The taxonomic position of Herdmania is decided only when its embryology was studied. When its embryology was studied. And is placed in phylum Chordata. And is placed in phylum Chordata. Ma'am, the taxonomic division of Herdmania is decided only when its embryonic development is studied. Embryonic development is studied. And is placed in phylum Chordata. Although its adult is non-chordate like. Although its adult is non-chordate like. ठीक है जी. नेक्स्ट अगर हम एक आए, नेक्स्ट हम एक और आ जाते हैं बेटा. टेम्परेरी embryonic characters. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दैट इज जो एम्ब्रियो ऑफ बर्ड्स है, has teeth in their beak. Although teeth are of no use, क्योंकि वो तो yolk से न्यूट्रिशन लेते हैं, टीथ की तो जरूरत ही नहीं है. ठीक है. These teeth are shed before hatching. तो इससे क्या पता चलता है? दिस ओनली शोज दैट जो बर्ड्स है
arise from toothed ancestors या toothed reptiles. They arise from toothed reptiles. So these are embryological evidences. मैम ये फिर फर्स्ट वाले में नहीं आएगी? अच्छा, ontogeny वाले में यस मैम। बेटा वहां पर भी आ सकती है, उस वाले टॉपिक में भी आ सकती है, इसको हम अलग भी इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है जी, यस मैम। चलिए लिख लो फटाफट से, फिर हम आगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन कैसे हुई, क्या है क्या नहीं। theories of evolution, there are various theories of evolution, है ना, उनमें से कुछ थ्योरीज हम करेंगे जो बहुत फेमस है। फर्स्ट आ जाती है बेटा लेमार्किज्म या फिर यूज एंड डिसयूज थ्योरी, और it is also called as theory of acquired characters. सेकेंड आ जाती है बेटा डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। Another is, third is De-Vries mutation theory, and fourth is modern theory of evolution. ये हमने चार थ्योरीज करनी है, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पहले ये चार लिखो और फिर पहला टॉपिक लिखो लेमार्किज्म। बेटा लेमार्क जो था, इट वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। टी के भी है, कुछ सिंपल के लिख देते हैं, इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो लेमार्क ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। उसने क्या, एंड ही वाज ए नेचुरलिस्ट, biologist, naturalist, and he published his theory in his book Philosophic Zoologic। उसकी बुक का नाम था फिलोसफिक ज़ूलॉजिक। तो क्या मेन पॉइंट्स क्या थे, ध्यान से पहले सुनो और फिर लिखना। मेन पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले उसने कहा कि करते शुरू, इंटरनल वाइटल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स का क्या मतलब है?
लेमार्क ने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने नए कैरेक्टर्स डेवलप कर सके। ठीक है, ये लेमार्क ने कहा, हम नहीं कह रहे। वो कहता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ए कैपेसिटी टू डेवलप न्यू कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू इट्स वे। ठीक है, दिस इज इंटरनल वाइटल फोर्स। उसके बाद सेकेंड उसने कहा चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं होता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी जो है वो टेम्परेचर हाई हो गया, कभी स्नो एज आ गई है ना, और कभी फूड बहुत अबंडेंट है, कभी फूड कम है, कभी पानी में ज्यादा खाना है, कभी जमीन पे ज्यादा खाना है। तो दिस इज चेंजिंग एनवायरमेंट। तो ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंट देयर अराइज न्यू डिजायर्स। उससे नई जरूरतें पैदा होती है। ठीक है, और जब नई जरूरतें पैदा होगी तो उसने क्या कहा है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स। सम ऑर्गन्स आर मोर यूज्ड and some are less used। ठीक है, जो ऑर्गन्स मोर यूज्ड ऑर्गन्स गेट्स मोर डेवलप्ड। वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। एंड फिफ्थ आ जाता है बेटा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। एक्वायर्ड का क्या मतलब है, जो नए करेक्टर्स अपीयर हुए, जो करेक्टर्स ज्यादा डेवलप हो गए, वो सारे के सारे इनहेरिट कर गए। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। एंड आफ्टर मेनी जनरेशन, है ना, एक जनरेशन ए है, उसमें कुछ नए करेक्टर्स आए, वो सब बी में चले गए। बी में ए के भी करेक्टर्स हैं, कुछ और नए करेक्टर्स आए, न्यू करेक्टर्स और आए, और फिर वो सारे के सारे सी में चले गए। इस तरह से आफ्टर मेनी जनरेशन मेनी न्यू करेक्टर्स गेट्स accumulated which give rise to new species, right? This was Lamarckism, but इसको सबसे बड़ा झटका लगा वीजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये आप शायद 10th में भी पढ़ते हैं बेटा, कि वीजमैन ने किस पे काम किया था, माइस पे काम किया। उसने क्या किया, हर जनरेशन की उसने टेल काट दी। माइस पैदा हुआ, उसकी टेल काट दी, अगली उसकी जनरेशन हुई, उसकी भी टेल काट दी। इस तरह से वो 20 जनरेशन तक हर जनरेशन की टेल काटता गया। कटिंग ऑफ टेल इज एन एक्वायर्ड करेक्टर, बट उसने 21st जनरेशन में क्या देखा कि उसमें भी अभी पूरी डेवलप, जब ये एक्वायर्ड करेक्टर, अगर हर एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिट हो रहा है तो किसी ना किसी जनरेशन में जाकर ये टेल गायब हो जानी चाहिए थी, ये छोटी हो जाती। बट even after 20th generation, means even in 21st generation, the mice they which were born, they had fully developed tail। तो उसने वहां से कहा कि हर करेक्टर नहीं ट्रांसफर होता, देयर आर स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड एज जर्म सेल। सिर्फ उसके करेक्टर्स जो है आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, सोमैटिक सेल्स के करेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हम पता नहीं सदियों से फीमेल्स, पहले तो इंडिया में तो मेल्स भी होते थे, बट फीमेल्स अपने ईयर को जो है बोरिंग करवाते हैं। ठीक है ना, बोरिंग ऑफ ईयर पिन। पता नहीं कितनी जनरेशन से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, बट अभी भी हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उनके कान में पहले से ही होल हो, ऐसा नहीं होता, हमें दोबारा करवाना पड़ता। ठीक है, सो दिस बोरिंग ऑफ ईयर पिन हैज द इज द एक्वायर्ड करेक्टर। इसी तरह से हम कहें कि 2-3 जनरेशन जो है वो रेसलर्स है। ठीक है, वो डेवलप, अपने मसल्स डेवलप कर रही है, खा पी रही है ना, उनके इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उनके मसल्स डेवलप है।
ठीक है, आगे फिर 3-4 जनरेशन के बाद, उसके बाद फिर उनके जो बच्चे हुए 5वीं जनरेशन में, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो दे विल नॉट हैव वेल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मसल्स की डेवलपमेंट है, अपनी बॉडी की डेवलपमेंट है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, दिस इज नॉट ए, इट इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर। These are not inherited from one generation to another generation. इसलिए थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये यहीं पर ही फेल हो। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है, जैसे अगर हम कहें, जो हम कहते हैं हिरन है, डियर है, या उनके जो एंटलर्स होते हैं, जो सींग होते हैं, कईयों के आपने देखे कितने ब्रांच्ड से एंटलर्स है, ठीक है, ऑल्दो दे आर ऑफ नो यूज, स्टिल दे आर हाईली डेवलप्ड। Why they are highly developed, although they are of no use? So use and disuse theory also gets, failed by certain examples. ठीक है, तो लेमार्किज्म जो है, लेमार्क ने थ्योरी दी, but it was failed and the main setback was given by Weismann. ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल वाइटल फोर्स। ठीक है, ये क्या है, इसके यहाँ लिख लो, अकॉर्डिंग टू लेमार्क, हम जैसे बेटा इन जनरल कह सकते हैं ना कि आप कर सकते हो, आप में इतनी शक्ति है, आप हर कुछ फतेह कर सकते हो, दिस एंड दैट। तो हम ये कहते हैं भी ठीक है, जो हमारे इंसान के सर्कल में चीजें आती है, जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट अगर हम ये सोचे कि हम बर्ड्स की तरह उड़ना शुरू कर दे, हमारे जो है विंग्स डेवलप हो जाए, वो नहीं हो सकते बेटा। ठीक है, हमने उड़ने के लिए प्लेन्स बना लिए, है ना, हेलीकॉप्टर बना लिए, दैट इज ए सेपरेट इशू। बट अगर हम कहें कि बर्ड्स की तरह हमारे विंग्स भी आ जाए, वो नहीं आ सकते। वो कहता है इंटरनल वाइटल फोर्स, लेमार्क कहता है नहीं, अगर तुम चाहोगे तो वो भी आ जाएगा, बट ये आए नहीं। ठीक है, सो इंटरनल वाइटल फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस, each organism each organism has a capacity to increase in size and form new structures according to its will. According to its will. उसके बाद सेकंड में लिखे चेंजिंग एनवायरनमेंट। Environment is never constant all the time. Environment is never constant all the time and keeps on changing slowly. Keeps on changing slowly. Next आ जाइए, changing environment creates, changing environment keeps on changing slowly. फिर थर्ड आ जाइए, न्यू डिजायर्स के अंदर आ जाइए, changing environment produces, changing environment produces new needs and new desires. New needs and new desires. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, टू सर्वाइव, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, new structures gets developed, new structures gets developed, full stop करके। Some structures या organs are more used, some structures or organs are more used, whereas use of certain structures
whereas use of certain structures gets decreased. The organs which are more used, the organs which are more used gets more developed, gets more developed. And the less used organ gets degenerated. And the less used organ gets degenerated. Next है, all the characters which are acquired during the lifetime. All the characters which are acquired during the lifetime are inherited. Are inherited to the next generation. To the next generation. Full stop. After few generations, many variations gets accumulated that it give rise to new species. It give rise to new species. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ये लैमार्किज्म ने कहा. उसके बाद evidences against this theory. Evidences against Lamarckism. क्या एविडेंसेस है? तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें आ जाता है, दैट इज वीजमैन थ्योरी ऑफ germplasm. According to which, माइस वाला तो आपने कई बार सुना हुआ है, ठीक है, मैं इसका कंक्लूजन लिखवा देती हूँ. According to which, not all acquired characters are inherited, but only the characters in germ cells या reproductive cells या germplasm are inherited. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, इंडियन फीमेल्स, हम मेनली बात करें, इंडियन फीमेल्स हैव बोर्ड ईयर पिन्ना from several generations, but the child born never has board ear pinna. This shows that
के नीचे लिख लो, दिस शोज दैट बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना, कान में छेद कराना, बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना is an acquired character, is an acquired somatic character, is an acquired somatic character, मतलब germ cells में नहीं है, somatic cells में है, and therefore not inherited. ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, the children of a wrestler will not be wrestlers by birth, will not be wrestlers by birth. ठीक है, वो रेसलर बन सकते हैं अगर वो एक्सरसाइज करें और प्रॉपर उसी तरफ को जाए। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो एनवायरमेंटली चेंज सोमैटिक सेल्स में जो ट्रेट्स आएंगे वो क्या इनहेरिटेड हो सकते हैं? ना, वो इनहेरिट नहीं होते। मैम जैसे कि चाइनीज के जो नोज होते हैं, जो मंगोलियन नोज है हमारे, वो मैम एनवायरनमेंट की वजह से उसका फैक्टर है कि वो बहुत छोटे होते हैं, नहीं तो बेटा, मैम वो इनहेरिटेड क्यों है? पता क्या बात है, वो बहुत टाइम पहले, कई सदियों पहले एनवायरनमेंट ने सोमेटिक कैरेक्टर्स के थ्रू जर्म सेल्स को अफेक्ट किया। ठीक है, जैसे जो फ्लैटनिंग, वो कहीं भी चले जाएं, लेट अस से अगर चाइनीज जो है वो यूरोप में चले जाएं या अमेरिका चले जाएं या इंडिया आ जाए, तो नोज उनके वैसे ही रहेंगे बेटा, उनके ऐसे तीखे नहीं हो जाएंगे आप लोगों की तरह से। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो एक जर्म प्लाज्मिक कैरेक्टर है जिसने उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया। समझ रहे हो मेरी बात? ओके मैम। आगे चल के हम बात करेंगे कि जर्म प्लाज्म में चेंज से दो पॉपुलेशन, चाइना की ही बात करें, दो तरह के लोग थे वहां पे किसी टाइम में, है ना, एक के फ्लैट नोज थे, एक के तीखे नोज थे, बट ड्यू टू सम एनवायरनमेंट, है ना, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण जिनके फ्लैट नोज थे, दे वर नेचुरली सेलेक्टेड, दे वर मोर अडेप्टेड टू दैट एनवायरनमेंट, तो वो सर्वाइव कर गए, तीखे नाक वाले नहीं सर्वाइव किए, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, बट इट इज द जर्म प्लाज्म ओनली विच इज इनहेरिटेड। ठीक है जी, ओके मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, तो इस तरह से हम बहुत सारे जो है एग्जांपल्स दे सकते हैं, बट क्योंकि लैमार्किज्म हमारी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देंगे, वो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, और एक और लिख लीजिए, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ लैमार्किज्म। उसने कौन से एविडेंसेस दिए थे, लैमार्क ने कौन से एविडेंस दिए थे इन फेवर ऑफ? long neck of giraffe, long neck of giraffe, according to Lamarck, the giraffe initially had short neck. ठीक है, लिख लो फटाफट से, according to Lamarck, giraffe had short neck, but due to certain reasons, the grasses were less available. Grasses were less available, and leaves were available only on large trees. Leaves were available. मैम ये रिपीट करना लाइन। But due to certain reasons, there were less availability of grasses, but leaves were available only on large trees. Therefore, for reaching up to those leaves, its neck elongates. Its neck elongates,
and this character is transferred to further generation. Ma'am, but reaching up to those. मुझे नहीं पता चल रहा, बोल बेटा नावे, दोबारा से बोल. Reaching up, for reaching up to those leaves, it has to elongate its neck. It has to elongate its neck. And this acquired character is then inherited to further generations. उसके बाद सेकंड उसने एग्जांपल दी, disappearance of limbs in snakes due to its burrowing habit. क्योंकि बरोज में रहता था इसलिए लिम्स की उसको जरूरत नहीं थी, therefore limbs disappeared. ठीक है जी. थर्ड है वेस्टिजियल विंग्स. वेस्टिजियल या poorly developed wings in flightless birds due to abundance of food on land. वो कहता है बर्ड्स तो उड़ते हैं, बट कुछ बर्ड्स ने उड़ना भूल गए, उनके बर्ड्स वेस्टिजियल हो गए क्योंकि उनको उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां पे फूड ही बहुत था. ठीक है जी. बट यहाँ पे लास्ट में लिख लेना, बट Lamarckism was not accepted and main criticism by Wiesmann theory. Lamarckism accepted theory नहीं. नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेकंड आ जाता है बच्चे डार्विनिज्म. proposed by Charles Darwin. उसने अपनी जर्नी वोएज शुरू की थी. He started his voyage in 1831 on HMS Beagle. ये मैंने आपको पहले भी बताया है. On a ship HMS Beagle. He studied flora and fauna on Galapagos
islands, which are also called as live laboratory of diversity. बहुत ज्यादा वहां पे डाइवर्सिटी मिली, बहुत तरह के वहां पर ऑर्गेनिजम्स मिले. So these are also called as live laboratory of diversity या living lab of evolution. क्योंकि बेटा नए नए आइलैंड्स बने थे, ये साउथ अमेरिका से टूट के नए नए आइलैंड्स बने थे और यहाँ पे एवोल्यूशन नजर आ रही थी कि कैसे सभी बर्ड सिमिलर लगते हैं बट उनकी बीक्स डिफरेंट है. ठीक है. उनकी कलरेशन थोड़ी सी डिफरेंट चलेगी. पानी के जो बर्ड्स है, ठीक है, उनमें वेब्ड फीट आ गई. ठीक है, इस तरह से उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पे दिखी. ही रिटर्न्ड, Darwin returned England in 1836. उसको बेटा एक माल्थस का एस्से मिला. He came across an essay of Malthus, Thomas Malthus. On population. He came across an essay, या he came across a book of an essay of Thomas Malthus on population. और उस बुक का क्या नाम था? यही जो मैं बता रही हूँ, एन essay on population. उसकी बुक का नाम था एन essay on principles of, पूरा नाम है principles of population. ये क्या कहता था? रिटन इन, ये था 17, रखिए देखिए हम कब लिखी गई थी, 1799 में. ठीक है, इसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू विच, इसने कहा, ध्यान से पहले मेरी बात सुनो, कि माल्थस ने क्या, थॉमस माल्थस ने क्या कहा कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है. 2 to the power 2, 2 to the power 3, 3 to the power 4, इस तरह से ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है. जबकि जो रिसोर्सेज है वो 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से ग्रो करते हैं अर्थमेटिकली. द पॉपुलेशन ग्रोज ज्योमेट्रिकली, रेज टू पावर ग्रो करती है, whereas resources increase arithmetically, plus. And after some time there occurs imbalance between population and resources. There are less resources, more population, and it results in several catastrophes. Wars होती है, कहीं पे ड्रॉट आ जाता है, कहीं पे बाढ़ें आ जाती है. ठीक है, so imbalance creates imbalance in population and resources causes various catastrophes, due to which again
there becomes, yeah, there attains a balance between population and the resources. And these are called as, ये जो catastrophes है, जो balance बनाते हैं, these are called as positive checks. और यही बात बेटा माल्थस ने तो चलो ये 1799 में कही, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं. बट इफ यू हैव एवर रेड गीता, भगवत गीता कभी आपने पढ़ी है? अभी तो चलो आप छोटे हो, अभी नहीं आपने. तो भगवत गीता में जब आप शुरू करोगे ना बेटा, कभी आप पढ़ो, कभी आपको जिंदगी में टाइम मिले, तो वहां पर सबसे पहले ये लिखा है कि कैसे महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा. तो वो उन्होंने एक थोड़ा सा रिलीजियसली ये कहा कि धरती माँ जो है ना, वो भगवान विष्णु के पास जाकर चीखे मार रही है कि इतना भार है मेरे पे कि मैं अब इसको संभाल नहीं पा रही, है ना. आई कैन नॉट फीड ईच एंड एवरी पर्सन या ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, कि हे प्रभु कुछ कीजिए, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है. तो भगवान विष्णु ने कहा भी कोई बात नहीं, अब इसके बाद एक इतना बड़ा युद्ध होगा कि उसके बाद खुद ब खुद जो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगी. तो बेटा हमारे घर, ठीक है, हम ये लोग जो भी है, या यूरोपियंस या अमेरिकन, इन सबको हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने ठीक है हमें कुछ थ्योरीज दी या कुछ, बट ये थ्योरीज अगर हम कहें तो ये थ्योरीज इससे पहले भी 1799 से पहले भी बहुत सारे लोगों ने, और किन्होंने दी हमें ये भी नहीं पता कि भगवत गीता में कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, बट ये थ्योरीज पहले भी थी कि जब एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती, जैसे अभी हम कहें बात कि अभी है ना अर्थ पे हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस हो रहा होगा, कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है. तो उससे क्या हुआ, एक तो कोरोना आ गया, लाखों लोग उससे मर गए. उसके बाद आप आजकल देख रहे हो कि वॉर लाइक सिचुएशन हर जगह बन रही है. मैं नहीं कहती कि वॉर हो जाएंगी, बट कहीं ना कहीं चिक चिक पिक पिक चली हुई है, इधर से मार दो, इधर से मार दो, इधर से, ठीक है. अर्थ को एक आ रही है, ठीक है, किसी जगह कुछ एनवायरमेंटल कैलेमिटीज आ रही है. सो ऑल दीज आर पॉजिटिव चेक्स which makes the balance between the population and the resources. ये चीज किसने कही, ये माल्थस ने कही, ठीक है, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस की बात. उसके बाद ये मैं अभी आपको लिखवाऊंगी भी, बट उसके बाद एक वेलेस ने, ऑल्फ्रेड वेलेस ने, जिस टाइम चार्ल्स डार्विन काम कर रहा था, उसी टाइम अल्फ्रेड वेलेस भी अलग से काम कर रहा था, एंड ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. तो अल्टीमेटली डार्विन ने और वेलेस ने माल्थस का ऐसे भी पढ़ा, ये बुक भी पढ़ी, अपनी स्टडीज की, और फाइनली थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. वो थ्योरी क्या कहती है बेटा, कि वही चीज, पहली बात तो पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली, रिसोर्सेज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है. सो देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को हमेशा सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. स्ट्रगल फॉर फूड, स्ट्रगल फॉर स्पेस एंड स्ट्रगल विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. सभी ऑर्गेनिज्म सेम नहीं है, ठीक है, ह्यूमन सभी सेम लगते हैं, बट इंटरनली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है विच लुक टू बी सिमिलर from outside, but they have variations. Environment is changing. That changed environment, it is suitable for some and unsuitable for another. आपके सामने लाइव एग्जांपल आजकल चल रही है कोरोना का. बहुत सारे लोग जो है उससे डिलीट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है रिकवर होकर सामने भी आ रहे हैं, ठीक है. So those organisms which adapt to the changing environment, they are selected by nature. They are selected by nature का क्या मतलब है, ऐसे नहीं कि तू इधर आ, तू जा, तू इधर आ, तू स्वर्ग जा, तू नरक जा, तू पृथ्वी पे रह, ऐसा नहीं. selected by nature means the organisms which are more adapted to the changing environment reproduce more to produce more number of healthy offspring. Therefore
the population of adapted and better organisms, it gets increased. Whereas the population of weaker organisms, it slowly gets decreased. And ultimately, after many years, a new population is formed, which is different from the original one. And it may be possible that this new population belongs to a different species. Is it right? कुछ समझ में आया? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो हम लिखें थोड़ा सा, ठीक है, फिर और समझ में आएगा। तो यहाँ तक आप लिखो और यहाँ पे लिखो माल्थस, अकॉर्डिंग टू माल्थस, अकॉर्डिंग टू माल्थस, फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोज ज्योमेट्रिकली। फर्स्ट है population grows geometrically. Second है resources increase arithmetically. Resources increase arithmetically. तीसरा है ये चाहे पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है, बट साइज ऑफ पॉपुलेशन remains stable. Except some seasonal fluctuations. कुछ सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़ के किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन का साइज जो है वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है members of a population has variations. सभी सेम नहीं होते, has variations although look superficially similar. और फिफ्थ पॉइंट उसने कहा कि वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल. Variations are inheritable. नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है, इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, कि वो कहता है कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है, तब भी साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल ही रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करता? तो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिख लो। theoretically population size will grow exponentially. Will grow exponentially if each organism reproduces by its full
बायोटिक पोटेंशियल, या फिर हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो इसका क्या मतलब है? एक बेटा एक डॉग है ना? आपने देखा होगा कि जब उसके बच्चे होते हैं तो 4-5 इकट्ठे होते हैं, यस और नो? ठीक है, गली के डॉग की बात कर रही हैं, जो पेट्स है उनकी हम बात नहीं कर रहे, नेचर में जो ग्रो कर रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर आप कभी देखो, अपने गली में ही अपने देखो, हमारे यहाँ तो बहुत है तो इसलिए हम देखते रहते कि 4-5 पिल्ले आपको, जो पप्स है वो आपको नजर आएंगे, है ना? वो कुछ दिन तक तो आपको 4-5 नजर आएंगे, उसके बाद कम होते 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 लास्ट में कोई एक आधा पप जो है वो आपको नजर आएगा, और जो फुली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो क्या है बेटा, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन है बच्चे, लेट अस से ह्यूमन फीमेल becomes ready to reproduce at the age of 14 to 15 years. Let us say हम कहते हैं 14-15 years नहीं, हम वही सरकार वाली एज ही मानते हैं 18 साल से। And it has the biotic potential कि each year the female can reproduce to form one child. ठीक है, और अगर वो 20 साल से लेके let us say 20 years से लेके 45 years तक भी रिप्रोडक्टिव रहती है, तो कम से कम बीच का पीरियड थोड़ा बहुत छोड़ के कम से कम 16, 17, 18 बच्चे जो है वो उसके होंगे। बट आपने देखा है पुराने लोगों में भी जिनके 7-8 बच्चे होते थे, उनके भी कहते थे कि हुए तो 16-17 बच्चे, बट बहुत सारे मर गए, सिर्फ 5-6 ही बचे रह गए। यस और नो? कभी आपने सुना है ये? ठीक है, तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म की बायोटिक पोटेंशियल बहुत है, but due to limited resources, due to struggle with the environment, no organism reaches its maximum biotic potential. Therefore, the size of the population remains stable. तो हमने क्या कहा है कि theoretically the population grows geometrically if each organism reproduces, ये theoretical है, reproduces by its full biotic potential या reproductive potential. ठीक है, but the fact that population size in reality is limited. Population size in reality is limited due to the competition for resources. Due to competition for resources. And due to environmental resistance. And due to environmental resistance. Full stop करके only some organisms survived and grow at the cost of others that could not survive. ठीक है, all this resulted in stable population. All this resulted in stable population. Next point एक और आ जाइए. Further, when there occurs
फर्दर, ये सब माल्थस ने कहा, फर्दर when there occurs imbalance in population and resources, there occurs catastrophes. There occurs catastrophes. Ma'am, please Okay. repeat. When there occurs imbalance. When there occurs imbalance in the population and resources, comma, there occurs catastrophe, CATASTROPHS, catastrophes such as wars, comma, earthquakes, there occurs wars, earthquakes, famines, etc., which causes elimination of large population. And again, a balance between population and resources is maintained. A balance between population and resources is maintained. ये कहा माल्थस ने. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा these अच्छा एक और पॉइंट, these catastrophes are called as positive checks. These catastrophes are called as positive checks by Malthus. Positive checks by Malthus. Positive checks को अंडरलाइन कर लेंगे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा Alfred Wallace was working on Indonesian islands. वही archipelago, Indonesian islands. And presented a paper research paper, और उसका क्या नाम था? Ma'am was working on Island of Indonesia. And presented a paper on the tendencies of varieties. On the tendencies of varieties to depart indefinitely from the original type. On the original type. He proposed the theory of survival of fittest. He proposed the theory of survival of the fittest. Later, Darwin and Wallace
Darwin and Wallace together proposed theory of evolution by natural selection. Theory of evolution by natural selection, which states that वही जो थोड़ा बहुत माल्थस ने कहा उसने उसको एक्सप्लेन किया. फर्स्ट है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या हम इसको कहेंगे हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. सेकंड है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस. Limited natural resources. It gave rise to struggle for existence. Which can be intraspecific struggle, interspecific struggle, and struggle with environment. Rapid high population, limited resources give rise to struggle. Intraspecific means between members of the same species. Interspecific means struggle between members of different species and struggle with changing environment. And remember that this is most severe as members of same species have same requirement. इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल जो है सबसे सीवियर स्ट्रगल है. Another is no two organisms are exactly similar. No two organisms are exactly similar, but have variations. Variations can be useful, neutral, harmful. यूजफुल वेरिएशंस कौन सी है? Those variations, यूजफुल के आगे लिख लो, those variations which helps the organism
which helps the organism to adapt the environment. To adapt the environment are called as useful variations. ठीक है, नेक्स्ट है the organisms with useful variations are more adapted to the environment. Therefore, they consume more resources as they produce more number of healthy offspring. उनके ज्यादा बच्चे होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा लेंगे. नेक्स्ट है all useful variations are inherited to next generation. एंड लास्ट आ जाता है बेटा slowly the population of more adapted organisms increases and population of organisms with less adapted variations या harmful variations decreases and slowly disappeared. This is called as natural selection. This is called as natural selection. ठीक है, यहां पे नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखेंगे हम कि जिन ऑर्गेनिजम्स का छोटा लाइफ स्पैन है उसमें नई पॉपुलेशन जल्दी बन जाएगी. जिन ऑर्गेनिजम्स का लंबा लाइफ स्पैन है उनको इवॉल्व होते होते कई सदियां लग जाएंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो द ऑर्गेनिजम्स which have small lifespan such as microbes can evolve into new population within 1 day or 1 week, can evolve into new population within a day or within a week or within a month. For example, population of bacteria.
इसमें क्या किया आप, एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक इन मीडियम, only antibiotic resistant bacteria survive. इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशन पहले से थी, कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर गए जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी. Then they multiply and within few days new population of bacteria is formed which can survive well in changed medium. मीडियम क्या चेंज हुआ, हमने एंटीबायोटिक डाल दिया. ठीक है, ये बैक्टीरिया इनमें से कुछ ही ग्रो कर सकते थे, बट अब जो बैक्टीरिया बने हैं ये सारे के सारे ग्रो कर सकते हैं. एंड दिस पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन. ठीक है जी. So the new population is different from the older population. So multiply within days. ये थी पॉपुलेशन ए और ये आ गई है पॉपुलेशन बी, which is different from population A. तो यहाँ पे लिखो बिकॉज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली, therefore they form new populations within few days, whereas higher organisms which have low rate of reproduction and have long lifespan takes hundreds or millions of years, मैम रिपीट करना. whereas the higher organisms which have low rate of reproduction and more lifespan takes hundreds or millions of years to form new species. प्रोसीजर यही है बट टाइम बहुत ज्यादा लगता है. In evolution, we say in evolution by natural selection, we say that new population is better fitted than population A. Ma'am, please repeat. In this
natural, in this theory of natural selection, we say that the new population formed is better fitted than the original population. इसी में बी पार्ट में लिखो, बी पोर्शन में लिखो, नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस. नेचर सेलेक्ट्स, ये सब नेचुरल सिलेक्शन में आ रहा है. नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस. The better fitted characters are inherited to the next generation. Are inherited to the next generation. और next point है therefore there must be a genetic basis. There must be a genetic basis for natural selection and evolution. There must be some genetic basis for natural selection and evolution. इसका क्या मतलब है बेटा? जीन्स में चेंज आएगा, जर्म प्लाज्म की जीन्स में चेंज आएगा, तभी जो है वो सिलेक्शन होगी. ठीक है. और लास्ट में रेड पेन से लिखना है. But Darwin also did not distinguish between acquired and characters and germinal characters. मैम इनहेरिटेड एंड जर्मिनल कैरेक्टर सेम है. जर्मिनल कैरेक्टर्स एंड इनहेरिट, सिर्फ जर्मिनल कैरेक्टर्स ही तो आगे इनहेरिट होते हैं बेटा. ठीक है, तो वही सेम है. बट डार्विन ऑल्सो डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन germinal characters and acquired characters. Therefore, complete Darwinism was not accepted. Darwinism के कुछ पॉइंट्स लिए आगे चल के. Complete Darwinism was not accepted. Is it okay? ठीक है जी. यस मैम. और लास्ट पॉइंट एक और हम लिखेंगे. ऊपर पॉइंट लिखिए, इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस? इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और is the result of process of natural selection, or is the result of process of natural selection. वो कहते हैं कि एवोल्यूशन क्या एक ये प्रोसेस है या एक नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है, कि नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है कि एवोल्यूशन प्रोसेस है. तो ये डिफरेंट व्यूज है कि अगर हम किसकी स्टडी करें, अगर हम वर्ड की स्टडी करें, है ना, कि वर्ड कैसे बना, क्या हुआ, स्पेस कैसे आई, ये वो, तो हम ये कहते हैं कि एवोल्यूशन एक प्रोसेस है. बट अगर हम स्टडी करें कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो तब हम कहेंगे एवोल्यूशन इज द एंड प्रोडक्ट. तो यहाँ पे पॉइंट लिख लिए, इफ वी स्टडी द स्टोरी ऑफ वर्ड, इफ वी स्टडी, ये क्लियर नहीं है ना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, बट फिर भी, if we study the story of a world,
WORLD, world, then evolution is a process. But if we study the story of life on earth, then evolution is the end product of natural selection. Then evolution is the end product of natural selection. ठीक है, but still it is not clear कि whether evolution is a process or end product. ठीक है, ये अलग अलग कंसेप्ट चले जाते हैं, जैसे हम गिटोनोगेमी कहते हैं ना कि अलग अलग कंसेप्ट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। तो अगर हम वर्ड की स्टडी करते हैं तो एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, बट अगर हम एवोल्यूशन ऑफ लाइफ या हम कहेंगे स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एवोल्यूशन एंड प्रोडक्ट है नेचुरल सिलेक्शन। इज इट ओके? ठीक है जी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। मेक अ करेक्शन, मैंने तुम्हें बताया अल्फ्रेड वेलेस प्रपोज्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, वो लाइन काट दो। अल्फ्रेड वेलेस ने स्टडी किया, उसने नेचुरल सिलेक्शन ही की थ्योरी दी अलोंग विद डार्विन। हर्बर्ट स्पेंसर, लास्ट में लिखो हर्बर्ट स्पेंसर, SPENCER, हर्बर्ट स्पेंसर, HERBERT, हर्बर्ट स्पेंसर, SPENCER, हर्बर्ट स्पेंसर proposed the term survival of the fittest. अल्फ्रेड वेलेस ने नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये ठीक किया अक्षय, अर्पिता, सबने किया बेटा? ठीक है, यस मैम। ठीक है एवरीबडी, कि द टर्म वहीं पे ही चाहे लिख लेना, द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर फॉर नेचुरल सिलेक्शन। एक ही बात है। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट। बीमार कौन है बेटा? अक्षय? हाँ जी, नवराज बीमार है बेटा? अच्छा, क्या बात हो गई? व्हाट हैपेंड? आईज की प्रॉब्लम आ रही है उसको कि वैसे ही टेम्परेचर वगैरह है? वैसे ही, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे। ठीक है जी, चलिए बेटा, ओके एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। एवोल्यूशन जो है बेटा, एवोल्यूशन की थ्योरीज जो है वो एक स्टोरी की टाइप से है, स्टोरी की ही टाइप से करोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, पढ़ के आओ। आज मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं तुम्हें असाइनमेंट्स भेज दूँ इसकी, ताकि ये करें और फिर हम आगे चलें। और नेक्स्ट टाइम बस 2 लेक्चर्स और, नेक्स्ट टाइम म्यूटेशन थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, और उसके बाद एक ह्यूमन एवोल्यूशन पे एक दिन। बस इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे। ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, सी यू।